भूजल परिवर्तन एक हकीकत है जिसे हम झेल रहे हैं। विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत जल्द ही दुनिया की उन पहली जगहों में से एक बन सकता है जहां गर्मी की लहर इंसान की बर्दाश्त की ताकत से बाहर होगी। भूजल परिवर्तन का पर्यावरण, इकोसिस्टम और इंसानी समाज पर असर पड़ता है। इंसानों पर इसका असर वक्त के साथ बढ़ता चला जा रहा है। बदलती हुई आबो हवा किसी एक मुल्क का मसला नहीं, पूरी दुनिया की समस्या है। इससे निपटने के लिए महज सरकार की कोशिशें काफी नहीं हैं। उद्योग और समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। यानी हमें और आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी। हमारी जीवन शैली का धरती की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हम चाहे तो अपने रोजमर्रा के फैसलों से ग्रीन हाउस गैसों में कमी ला सकते हैं और लंबे समय तक ऐसी आबो हवा बरकरार रख सकते हैं जिसमें जिया जा सके। क्लोथ्स विद द कॉन्शियंस के पहले सीजन में हमने बात की थी कि कपड़ा उद्योग कैसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन में बहुत बड़ा योगदान करता है, क्योंकि इसके उत्पादन में बहुत ऊर्जा और संसाधन इस्तेमाल होते हैं। हमने चर्चा की थी कि बर्बादी पर उतारू तेजी से बदलते फैशन या फास्ट फैशन के बदले स्लो फैशन चुने ताकि पर्यावरण का कम नुकसान हो। अब हम बात उन तरकीबों की करेंगे जिनसे हमारे कपड़े हमारी धरती, जल और हवा का दम न घोटे। आप देख रहे हैं क्लोथ्स विद द कॉन्शियंस सीजन 2। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल 10 लाख टन से ज्यादा कपड़े फेंक दिए जाते हैं? कपड़ों का ज्यादातर कचरा लोगों के घरों से निकलता है, लेकिन कपड़े का हर टुकड़ा, चाहे वो जितना भी फटा पुराना हो, उसे कचरे के ढेर से बाहर रखा जा सकता है। इसका हल ये है कि आप अपने बेकार हो चुके कपड़े दान करें ताकि उन्हें एक नया जीवन मिले। लेकिन जब आप अपने कपड़े दान कर देते हैं, उसके बाद उनका क्या होता है? वो कहाँ जाते हैं? उन्हें कौन पहनता है? My name is Sajan Veer Abrol and I am the founder of Clothesbox Foundation. As a 22-year-old, I had nothing but time to invest, and our idea was to make clothes accessible to those in need. साजन अब्रोल एक गैर लाभकारी संगठन क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन के संस्थापक हैं। ये संगठन 2014 में बस 200 कपड़ों के साथ शुरू हुआ, जो 3 महीने में जमा किए गए थे। लेकिन इस छोटी सी मुहिम का असर इतना हुआ कि अमिताभ बच्चन दान की इस मुहिम का हिस्सा बने और अपनी फिल्मों के पहने हुए कुछ कपड़े भी दान किए। आज ये संगठन रोजाना 25,000 कपड़े जमा करता है। हमारे सपने को तब पंख लग गए जब हमें एहसास हुआ कि एक इकाई के तौर पर हम परिवारों की मदद कर सकते हैं, लोगों का सबलीकरण हो सकता है और ज्यादा कपड़े रिसाइकल किए जा सकते हैं। हम लोग सिर्फ कपड़े बांटने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी पहली बड़ी कामयाबी थी जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद। 5 दिनों में हमने लगभग 1000 लोगों की मदद की और तभी हमने महसूस किया कि इस विचार में बहुत संभावनाएं हो सकती हैं। अभियान के दूसरे साल में हमने नेपाल भूकंप पीड़ितों और चेन्नई बाढ़ पीड़ितों की कपड़े और राशन देकर मदद की। हमने एक कलेक्शन का नेटवर्क बना लिया था। तब तक लाभार्थियों की तादाद 2000 तक हो चुकी थी। आपके और हमारे दान किए हुए कपड़े जब क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन पहुंचते हैं तो उनको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले उन्हें इस हिसाब से छांटा जाता है कि कौन से कपड़े बांटे जा सकते हैं और कौन से नहीं। यहाँ पे सारी की सारी प्रोसेसिंग की जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, रैक्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई हैं हमने, और जितनी कलेक्शन है वो अलग अलग कैटेगरीज में बढ़ जाती है। अब आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ इंडियन वेयर है। इंडियन वेयर के अंदर सिर्फ सूट्स होंगी या चुन्नी होगी या साड़ी होगी। इनको अलग अलग तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं। फिर एक सिर्फ विंटर वेयर का रैक है, तो इनको अलग अलग तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं। इसमें फर्दर साइज की सेग्रीगेशन भी होती है। कपड़ों को साइज के हिसाब से छांटना प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा है। इसके जरिए संस्थान मुनासिब कपड़े सही जगह पर भेजे जा सकते हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी
यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं। तो जब आपका एक कपड़ा कलेक्ट होता है, हम लोग सॉर्टिंग और सेग्रीगेटिंग, यहाँ पे जो हमारी प्रोसेसिंग फैसिलिटी बनी है वो इसीलिए बनी है ताकि हम राइट स्टेट में राइट कपड़ा पहुँचा सकें। सो आई वुड नॉट सेंड अ पैंट जिसका शायद साइज़ 32 से ज़्यादा है टू अ स्टेट लाइक झारखंड। हमें लगता है कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी मुश्किल है क्योंकि पीपल आर वेरी मैलनरिश्ड। उड़ीसा जैसी स्टेट्स में आप चले जाओ, वहाँ पे बड़े साइज़ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ पे आप एक्सेल पीस लेके जाओगे, वो आप हम लोगों को किसी काम का नहीं है। तो हम लोगों के जो हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं वो यही है कि आप कैसे किसी कल्चर का, कैसे किसी रिलीजन का, कैसे किसी वेदर का ध्यान रखते हुए उस स्टेट में उस कपड़े को पहुंचा रहे हैं। कपड़ों का हमेशा मूल्य होता है, जरूरी नहीं कि वो पैसे कौड़ी का हो। भावनात्मक मूल्य भी होता है। जो कपड़े किसी के लिए बेकार है, वो किसी दूसरे के लिए बेहद कीमती हो सकते हैं। हमने पीछे एक सर्वे निकाला था जब हम डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते थे, तो हमें पता चला कि जिन कम्युनिटीज में हम जा रहे हैं वहाँ पे अपनी इंटायर लाइफ टाइम में एक बंदा सिर्फ 5 बार नए कपड़े लेगा और हम लोग और 5 बार क्या, शायद 5 ही कपड़े दोबारा लेगा। वो कहीं से मांग के पहन लेगा या अपने रिश्तेदारों के पहन लेगा, छोटे हो गए बड़े हो गए ऐसे मांग के ले लेगा। जो इमोशन है इनके पीछे वो भी बहुत स्ट्रांग है। जब किसी के हाथ में एक पुराना कपड़ा आता है तो उसको लगता है हाँ, वो कभी भी ये नहीं मानता कि ये किसी का यूज़ किया हुआ है। उसको सबसे पहले ये दिखता है कि यार मेरी पुरानी शर्ट फटी हुई थी या मैं इतने टाइम से वही गंदे कपड़े पहन रहा हूँ, तो आज मुझे एक नया जोड़ा मिला है, इसको मैं दोबारा पहन सकता हूँ। लेकिन जो कपड़े बांटे नहीं जा सकते उनका क्या होता है? ऐसे कपड़े रिसाइकलिंग के लिए भेज दिए जाते हैं, जहाँ संस्थान बच्चों के लिए बस्ते या बांटने के लिए कंबल वगैरह बनाती है। हमारी सेग्रीगेशन के बाद हम एक पूरा लॉट ऐसा निकालते हैं जो कपड़े डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सही नहीं है। जैसे आप ये देख रहे हैं, इस पे बहुत सारे दाग लगे हुए हैं। तो किसी बेनिफिशियरी का जिसको कपड़े मिल रहे हैं उसकी डिग्निटी का ध्यान रखते हुए ये कपड़े अलग कर दिए जाते हैं। आप ये कपड़ा देखेंगे तो इसके अंदर ये देखिए, ये फटा हुआ है। तो इस टाइप के बहुत कपड़े आते हैं हमारे पास। तो ये पूरा का पूरा लॉट हम अपनी रीपर्पसिंग फैसिलिटी में भेज देते हैं। अगर हम 100 कपड़ा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें से अबाउट 40% कपड़ा वेस्ट है। उस पर इन्हीं रीजंस की वजह से ये कपड़ा रिजेक्ट हो जाता है। बाकी का 60% डिस्ट्रीब्यूट होता है और रिमेनिंग 40% का क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये कटिंग डिपार्टमेंट मेरी मदर का है और ये यहाँ पे पूरी की पूरी प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग देखती है। बेसिकली ये कपड़ा जब हमारे पास आ गया, ये कपड़ा आपने यूज़ कर लिया, आपने 1 साल यूज़ किया, 2 साल यूज़ किया, इसकी अभी एज है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो इसकी एज को और लंबा बनाने के लिए हम इसका एक प्रोडक्ट बना देते हैं, वो किसी नीडी के काम आ जाता है। इसको भी एज मिल जाती है, उसका भी काम हो जाता है, हमारी वुमेन एम्पावरमेंट भी हो जाती है, हम अर्थ को भी सेव कर रहे हैं और साथ में हम इसे लैंडफिल पे जाने से कुछ साल और बचा रहे हैं। ये हमारे फैब्रिक की कटिंग आई है पीछे से, जो वेस्ट फैब्रिक था, और इसको अब हम यहाँ पे स्कूल बैग या ब्लैंकेट बनने के लिए दे देंगे। तो हम किसी गांव में कभी कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे, तो हमने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे बच्चे थैला लेके जा रहे हैं। तो हमें लगा हम कुछ 50 बैग इनको बना के दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटी थी। और हमें रियलाइज़ हुआ बाद में कि इतनी ज़्यादा डिमांड है, और उस साल हमने 5 लाख बैग बनाए थे। तो अब हमारा काफ़ी फोकस है कि हम जितने स्कूल्स हो सकते हैं इंडिया में जहाँ पे ज़रूरत है, पाठशालाज, रोड साइड स्कूल्स, जहाँ पे वॉलंटियर्स अपनी तरफ से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वहाँ पे हम इन स्कूल बैग्स को पहुँचा देते हैं। लोगों को चिंता कपड़ों के छोटी छोटी कतरनों या टुकड़ों की होती है। आपको लगेगा कि शायद ये किसी काम ना आते हो, लेकिन क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन ने इन्हें इस्तेमाल करने का भी एक ऐसा हल निकाला है कि जिससे जानवरों को भी आराम मिलता है। जब आप कोई भी
कपड़े का काम करते हो, पुराने में से भी आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें से भी बहुत वेस्ट निकलता है। तो इस तरह की जितनी भी कतरन होती है इसको हम पूरा साल स्टोर करके रखते हैं और इस तरह से बैग्स में भरते हैं। विंटर्स में हम जूट की बोरियां सोर्स करते हैं और उसके अंदर इन कतरन को फिल करते हैं और इस तरह से बैग्स बना दिए जाते हैं। इनको हम डॉग बेड्स बोलते हैं और जितने भी स्ट्रेज हैं ना, जहाँ ठंड का एरिया है वहाँ पे हम ये बिछा देते हैं और ये स्ट्रेज के लिए काम आ जाती है। और इसी तरह से जितना भी वेस्ट फैब्रिक है वो भी वेस्ट नहीं रहता। क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन एक संगठन है जो कपड़ों को विवेक के साथ इस्तेमाल करने में मदद कर रहा है। ऐसे और गैर सरकारी संगठनों के बारे में जानने के लिए लॉग ऑन कीजिए ndtv.com/clothes, जहां आप अपने कपड़े दान कर सकते हैं, क्योंकि कपड़े दान करना उन्हें कचरे के ढेर से बचाने का सबसे आसान तरीका है। ब्रेक के बाद जानेंगे एक ऐसे संगठन के बारे में जो नेत्रहीनों को फैशन के जरिए रोजगार दिलवा रहा है। बहुत जरूरी है कि विकलांगताओं से जूझ रहे लोगों के अधिकारों को हम माने और उन्हें इज्जत दें। साथ ही उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरी सुविधाएं उसी तरह मिलनी चाहिए जैसे सबको मुहैया होती हैं। और यही काम अहमदाबाद की ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन कर रही है। ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, जो BPA के नाम से भी जानी जाती है, एक गैर सरकारी संस्था है जो सिर्फ दृष्टिहीन लोगों की बेहतरी के लिए ही नहीं बल्कि दूसरी विकलांगताओं से ग्रस्त लोगों के लिए भी काम करती है। पिछले कुछ साल से ये संगठन पुराने कपड़ों की अपसाइक्लिंग करके और उन्हें दोबारा इस्तेमाल करके न सिर्फ पर्यावरण का फायदा कर रहा है बल्कि विकलांग लोगों की इसके जरिए आमदनी भी हो रही है। हमने महसूस किया कि हम लोगों से केवल पैसे ही नहीं मांगना चाहते, क्योंकि पैसा ही काफी नहीं है। हमें लोगों की सद्भावना की जरूरत है और हमें इस प्रक्रिया में शामिल लोगों को देने की जरूरत है। तो लोगों से चीजें मांगने का हमारा कारण ये है कि वे इसमें शामिल हो सके और जान सके कि जिन पुरानी चीजों को वो त्याग देते हैं, जिन्हें वो बेकार समझते हैं, उन्हें सार्थक रूप से मानव जाति के लिए धन में बदला जा सकता है। इसलिए हमने शुरू में पुराने कपड़े इकट्ठे करने का फैसला किया। हम पुराने फर्नीचर, उपकरण, खिलौने भी इकट्ठा करते हैं। कपड़ों की बात करें तो हम पुरानी साड़ी, सलवार कमीज इकट्ठा करते हैं और कुछ कपड़े अच्छे भी होते हैं। हम सीधे विकलांग लड़कियों और लड़कों को ये कपड़े देते हैं ताकि वे इसका उपयोग कर सकें। कपड़े जो आप त्याग चुके हैं, जो आपके लिए बेकार हैं, वो उनके लिए बेहद जरूरी हैं। वो दुनिया को बता सकते हैं कि मेरे पास भी अच्छे कपड़े हैं। BPA की अपसाइक्लिंग पहल के तहत दान करने वालों से पुराने कपड़े इकट्ठे किए जाते हैं। उन्हें उनकी गुणवत्ता के हिसाब से छांटा जाता है और फिर उनसे बैग, कपड़े, कुशन कवर और घर का दूसरा सामान बनाया जाता है। ये सारा सामान इनके स्टोर मैजिक फिंगर्स पर बिकता है। हम साड़ी का उपयोग वॉल हैंगिंग्स बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि बहुत से विकलांग लोग साड़ी नहीं पहन सकते। हम इसका उपयोग पूजा के लिए आसन बनाने के लिए करते हैं, छोटे बैग बनाने के लिए करते हैं, शौचालय की किट बनाने के लिए करते हैं, या फिर इसका उपयोग बहुत ही फैंसी बुटीक के प्रोडक्ट बनाने के लिए भी करते हैं। और जब साड़ी देने वाले हमारी दुकान में आते हैं, जिन्होंने अपनी साड़ी दी है हमें, तो बड़े खुश होते हैं। मैजिक फिंगर कहा जाता है क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनके पास मैजिक फिंगर होती है। तो जब वे लोग जिन्होंने अपनी साड़ियां हमें दान करी हैं, जब दुकान में आते हैं और पहचानते हैं कि अरे ये तो मेरी ही साड़ी थी, देखो कितनी सुंदर सी चीज में बदल गई है, तो बहुत खुश होते हैं।
ये सोचकर कि जो चीज फट गई थी, जो फेंक दी थी, आज इतनी खूबसूरती और सुंदरता की चीज में बदल गई है। और सुंदरता की चीज हमेशा ही खुशी फैलाती है। अपसाइक्लिंग के लिए कपड़े दान करना और फिर उन्हें दोबारा इस्तेमाल करना स्थायी फैशन का समर्थन करना तो है ही, उससे ज्यादा अहम ये है कि पुराने कपड़े कूड़े के ढेर में नहीं जाते। उद्योग के अंदाजे के मुताबिक हर साल 10 लाख टन से भी ज्यादा कपड़े फेंक दिए जाते हैं और इसमें से ज्यादातर लोगों के घरों से निकलते हैं। मैं यहाँ पर मैंने पहले विजिट किया था 2-3 साल पहले, तब यहाँ देखा कि यहाँ कपड़ों का रीयूज होता है और कपड़े को उसको मॉडिफाई करके पहनने और ऐसे भी यूज करते हैं। तो जो मेरे पास अच्छी कंडीशन में कपड़े थे वो मैं यहाँ लेके आई हूँ और मैं राखी का काम करती हूँ, तो कुछ पुरानी राखियाँ थी वो भी लेके आई हूँ, क्योंकि ये लोग यहाँ पर रीयूज करते हैं, उसका किसी न किसी काम में ले लेते हैं उसको। इससे सीमित साधनों वाले लोगों को ऐसे कपड़े पहनने का एक मौका मिलता है जो शायद वो कभी खरीद नहीं पाते। बहुत सारे दिव्यांग बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं। उनके लिए अच्छे कपड़े पहनना कभी संभव नहीं होता, जबकि जो लोग कपड़े खरीद सकते हैं उनके लिए कपड़ों का इतना महत्व नहीं है, क्योंकि वह तरह तरह के कपड़े पहन सकते हैं। फिर हमने चैरिटी शॉप की इस अवधारणा के बारे में सोचा। विचार यह था कि बहुत सारे कपड़े हैं जो अन्य लोगों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और यह लोगों को लोगों से जोड़ेगा। एक बार अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को कपड़े देते हैं जिसके पास कपड़े नहीं हैं, तो आप उनसे जुड़ जाएंगे। इसलिए मैं चाहता था कि कपड़े विशेष जरूरत वाले लोगों को सहायता देने के माध्यम के रूप में हो और यह बहुत अच्छा काम है। इस पहल से न सिर्फ कपड़े जाया नहीं होते, बल्कि जो लोग देख नहीं सकते और जो लोग दूसरी विकलांगताओं का शिकार हैं, उन्हें रोजगार के मौके भी मिलते हैं। ये संगठन उन्हें सिलाई और उससे जुड़े दूसरे हुनर सिखाता है ताकि वो ऐसा अपसाइकल सामान बना सके। इससे उनका आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और वित्तीय स्वावलंबन भी बढ़ता है। बीपीए की अपसाइक्लिंग और पुराने कपड़ों के इस्तेमाल की पहल एक बढ़िया मिसाल है कि कैसे स्थायी विकास, जिसका सामाजिक प्रभाव भी हो, वो एक साथ किए जा सकते हैं। हर कपड़े की एक कीमत होती है। कई अलग आकार में होंगे, किसी की फिटिंग अलग होगी, कोई कपड़ा किसी और काम के लिए यूज होगा। तो हर कपड़ा चाहे किसी भी क्वालिटी का हो, किसी न किसी के लिए पूर्ण मूल्य रखता है। कपड़े में मूल्य जोड़ने के लिए उसे सही संगठन को दान करें, जो उन्हें संसाधित करने के बाद उसे अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए उपयोग करने को तैयार हों। तो अलमारी में पड़े हर कपड़े की कीमत होती है। समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए मान बढ़ाएं। अगर हम कपड़े दान करें जो एज इट इज इस्तेमाल हो सकते हैं या किसी और रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं, तो वो लोगों के लिए फायदेमंद होगा। यहाँ सीख रहे लोग रचनात्मक और नए नए तरीकों के जरिए बेकार सामान का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने अनोखे नजरियों और समस्याओं को हल करने के सलाहियत से उन्होंने कई ऐसे उत्पाद और समाधान निकाले हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। इससे न सिर्फ वो अपने लिए नए मौके तलाश रहे हैं, बल्कि अपने समुदाय में बहुमूल्य योगदान भी दे रहे हैं। इनका योगदान देश के दूसरे हिस्सों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंबई के एक एडवोकेट अरुण केजरीवाल फटी पुरानी साड़ियों के बने झोलों के नियमित ग्राहक हैं। वो इन्हें बीपीए से खरीदकर मुंबई में अपने इलाके के आसपास लोगों को मुफ्त बांटते हैं। उनकी कोशिश एक ऐसा भविष्य बनाना है जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह ना हो। जैसा कि आप जानते हैं, जिन कपड़ों की आप बात कर रहे हैं, उदाहरण के लिए जैसे साड़ी या ड्रेस मटेरियल, इसे ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन बनाते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कपड़े की थैलियों को
परिवर्तित करके हम उस कपड़े की उपयोगिता अवधि बढ़ा रहे हैं। नहीं तो आप जानते हैं कि इस्तेमाल किए हुए कपड़े या तो यूं ही फेंक दिए जाते हैं या फिर वो बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन इन कपड़ों को ये लोग थैले में बदल रहे हैं। वो 3 R रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का पर्पस पूरा कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कपड़ा एक रिसाइकिल मटेरियल होता है, तो रीयूज का पर्पस भी सॉल्व हो रहा है। उस सेम कपड़े को बैग में कन्वर्ट करके उसको बार बार यूज कर रहे हैं, और प्लास्टिक बैग ना यूज करके अपने घरों में ना जमा करके हम कपड़ों के बैग यूज करके प्लास्टिक को रिड्यूस कर रहे हैं। Automatically reducing those number of plastic bags otherwise that you have got into your home. कपड़ों की अपसाइकलिंग और रिसाइकलिंग से वो कपड़े इस्तेमाल हो जाएंगे जो कचरे के ढेर में तब्दील हो जाते हैं। पुराने कपड़ों को नई शक्ल देकर हम उन्हें नई जिंदगी देते हैं और कपड़ों की खपत से पर्यावरण पर पड़ने वाले बोझ को कई टन घटाते भी हैं।